हम हर दिन न जाने कितनी ही आवाज़ों से घिरे रहते हैं। दोस्तों की बातें, गाड़ियों का शोर, अपना पसंदीदा संगीत। पर क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि ये आवाज़, ये ध्वनि आखिर पैदा कैसे होती है और ये हम तक पहुंचने का अपना सफ़र कैसे तय करती है? तो चलिए आज इसी रोमांचक सफ़र पर निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। असल में ये ध्वनि, ये साउंड है क्या? देखिए, ये एक तरह की ऊर्जा है जिसे हमारे कान महसूस करते हैं। लेकिन ये ऊर्जा बनती कैसे है? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया में छिपा है। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है ध्वनि का जन्म। अब चाहे वो बादलों की गड़गड़ाहट हो या किसी पक्षी का चहचहाना, हर आवाज़ की शुरुआत बिल्कुल एक ही तरह से होती है, एक ही फिजिकल एक्शन से। और वो एक्शन है कंपन। जी हाँ, वाइब्रेशन। जब कोई भी चीज बहुत तेजी से आगे पीछे हिलती है तो हम उसे कंपन कहते हैं, चाहे वो गिटार का तार हो या हमारे गले के अंदर की वोकल कॉर्ड्स। यही कंपन हर ध्वनि का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ध्वनि पैदा करने के लिए कंपन का होना जरूरी ही है। ये एक नियम की तरह है। जब एक रबर बैंड को खींचकर छोड़ते हैं तो उसके कंपन से ही आवाज आती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स में कंपन होता है। मतलब बिना कंपन के कोई ध्वनि नहीं हो सकती। अब देखिए, कंपन अक्सर हमें दिखाई नहीं देता, पर हम उसे महसूस कर सकते हैं और यहाँ तक कि देख भी सकते हैं। जैसे जब एक वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फोक को एक लटकी हुई गेंद के पास लाते हैं तो वो गेंद को दूर फेंक देता है, और जब उसी फोक को पानी में डुबोते हैं तो पानी में लहरें उठने लगती हैं। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कंपन कैसे अपने आसपास की चीजों में ऊर्जा फैलाता है। ठीक है, तो ध्वनि पैदा तो हो गई, लेकिन अब वो अपने सोर्स से हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है? ये उसकी यात्रा का अगला हिस्सा है, और इसके लिए उसे एक साथी की जरूरत होती है। ध्वनि को सफर करने के लिए एक माध्यम, एक मीडियम चाहिए। ये मीडियम हवा जैसी गैस, पानी जैसा लिक्विड या स्टील जैसी कोई ठोस चीज हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि ध्वनि वैक्यूम में, यानी जहां कोई कण नहीं है, वहां सफर नहीं कर सकती। इसीलिए तो कहते हैं कि स्पेस में कोई हमारी चीख नहीं सुन सकता। तो ध्वनि एक लहर के रूप में कैसे चलती है? जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो अपने आगे के हवा के कणों को धक्का देकर एक दूसरे के करीब ला देती है, जिससे एक हाई प्रेशर एरिया बनता है। इसे हम कहते हैं संपीड़न या कंप्रेशन। फिर जब वो चीज पीछे हटती है तो वहां एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसे कहते हैं विरलन या रेरेफैक्शन। बस इसी संपीड़न और विरलन की सीरीज को हम ध्वनि तरंग कहते हैं। यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। ध्वनि के साथ मीडियम के कण सोर्स से कान तक का पूरा सफर तय नहीं करते। वो तो बस अपनी जगह पर आगे पीछे हिलते हैं और एनर्जी को अपने अगले कण तक पास कर देते हैं। तो याद रखिए, ये डिस्टर्बेंस है जो आगे बढ़ रहा है, कण नहीं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है स्लिंकी का उदाहरण। जब आप एक स्लिंकी को धक्का देते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे वो दबाव की एक लहर एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, जबकि स्लिंकी का हर छल्ला अपनी ही जगह पर आगे पीछे होता है। ध्वनि तरंगे बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे या लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। और हाँ, ध्वनि की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस मीडियम से गुजर रही है। हमें शायद लगे कि ध्वनि हवा में सबसे तेज चलती होगी, लेकिन असलियत जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। हवा में ध्वनि की गति करीब 346 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन पानी में ये 4 गुना से भी ज्यादा है, और स्टील में तो करीब 17 गुना तेज। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठोस चीजों में कण बहुत पास पास होते हैं, जिससे वाइब्रेशन बहुत तेजी से फैलता है। हर ध्वनि एक जैसी नहीं होती है ना। एक बांसुरी की आवाज कार के हॉर्न से अलग होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर ध्वनि तरंग की अपनी एक अलग पहचान होती है, जिसे हम कुछ खास विशेषताओं से माप सकते हैं। पहली विशेषता है तरंग दैर्घ्य, जिसे हम ग्रीक अक्षर लैम्डा से दिखाते हैं। इसे आप एक लहर की फिजिकल लंबाई भी समझ सकते हैं। ये बस एक ध्वनि तरंग के एक पूरे चक्र की दूरी है, मतलब एक संपीड़न के टॉप से अगले संपीड़न के टॉप तक की दूरी। इसके बाद है आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी। ये हमें बताती है कि कंपन कितना तेज है। इसे हम इस तरह मापते हैं कि एक सेकंड में कितने तरंग चक्र एक पॉइंट से गुजरे। इसकी यूनिट है हर्ट्ज, और यही फ्रीक्वेंसी तय करती है कि ध्वनि का तारत्व यानी पिच कितना ऊंचा या नीचा होगा। और फिर आता है आयाम, यानी एम्पलीट्यूड। ये तरंग के साइज या उसकी इंटेंसिटी को मापता है। जैसे पानी में छोटी लहर और बड़ी लहर होती है, कुछ वैसा ही।
आयाम जितना बड़ा होगा, ध्वनि में उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। तो चलिए इसे और आसान बनाते हैं। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कम पिच वाली गहरी आवाज, जैसे कि एक कार का हॉर्न, और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है ऊंची पिच वाली तीखी आवाज, जैसे एक सीटी की आवाज। ठीक इसी तरह एम्पलीट्यूड सीधे सीधे ध्वनि की लाउडनेस से जुड़ा होता है। कम एम्पलीट्यूड मतलब एक धीमी, हल्की आवाज जिसमें कम एनर्जी है, जबकि हाई एम्पलीट्यूड का मतलब है एक तेज, जोरदार आवाज जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अब तक हमने देखा कि ध्वनि कैसे सीधी रेखा में चलती है, लेकिन क्या होता है जब उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए? क्या वो रुक जाती है? नहीं, वो कुछ और ही करती है। ये बात इसे बहुत अच्छी तरह से समझाती है। लाइट की तरह ही ध्वनि भी सतहों से टकराकर लौटती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है। वो एक रुकावट से टकराती है और अपनी दिशा बदलकर वापस आ जाती है। और ध्वनि के इसी परावर्तन को हम प्रतिध्वनि या इको के रूप में महसूस करते हैं। जब आप किसी बड़ी खाली जगह, मान लीजिए किसी घाटी में चिल्लाते हैं, तो आपकी आवाज दूर की चट्टान से टकराकर वापस आती है और आप उसे कुछ देर बाद फिर से सुनते हैं। बस यही तो इको है। हम इको का इस्तेमाल दूरी नापने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। अगर किसी को अपनी ताली की गूंज ठीक 2 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो इसका मतलब है कि ध्वनि को चट्टान तक जाने और वापस आने में 2 सेकंड लगे। क्योंकि हवा में ध्वनि की स्पीड 346 मीटर प्रति सेकंड है, तो कुल तय की गई दूरी हुई 692 मीटर। इसका मतलब चट्टान ठीक आधी दूरी पर है, यानी 346 मीटर दूर। हमारी ध्वनि की ये यात्रा अब हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसे हम अपने कानों से सुन तो नहीं सकते, लेकिन वो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद है। ये चार्ट ध्वनि का पूरा स्पेक्ट्रम दिखाता है। हम इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकते हैं। ये एक बहुत ही लिमिटेड रेंज है ना? 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियों को इंफ्रासाउंड कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। और जानवरों की दुनिया इन अनसुनी ध्वनियों से भरी पड़ी है। हाथी और व्हेल लंबी दूरियों पर एक दूसरे से बात करने के लिए इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चमगादड़ और डॉल्फिन अपना रास्ता खोजने और शिकार करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। वो एक ध्वनि तरंग भेजते हैं और उसकी गूंज सुनकर अपने आसपास की दुनिया का एक पूरा नक्शा बना लेते हैं। ये बात हमें इस सोच के साथ छोड़ जाती है कि कुछ जानवर भूकंप आने से पहले बेचैन क्यों हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पृथ्वी से निकलने वाले इंफ्रासाउंड को महसूस कर सकते हैं। ये सोचने पे मजबूर करता है, और कौन सी ऐसी अदृश्य और अनसुनी ध्वनियां हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को लगातार एक नया आकार दे रही हैं।